डॉक्टर साहब, हर घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो एक ख़ास एज पे पहुंचने के बाद सर्दियों में ख़ास तौर पे वो वज़ू करते हुए नहाते हुए वॉशरूम में गिरते हैं और फिर वो बिस्तर को जा लगते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाए, और अगर ऐसा हादसा पेश आ जाए खुदा न खास्ता तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यू आस्क विच आई रियली वांटेड समबडी टू आस्क मी। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जब बुजुर्ग हो जाता है तो उनकी हड्डियों की जो फाउंडेशन है वो कमज़ोर होती है। जब वो वज़ू करने के लिए अपना पैर उठा के सिंक में डालते हैं, जो हम योगा स्टाइल में कर रहे होते हैं, जो उनको इजाज़त नहीं है, तो वो स्लिप होके गिरते हैं और उनका कूला टूट जाता है। इसको कहते हैं फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। इंग्लैंड के अंदर बाकायदा सोसाइटीज़ हैं इसको डील करने के लिए। तो हमारे मुल्क के अंदर हमें अपने बुजुर्गों को ये सख्ती से बोलना चाहिए कि आपने कभी वजू के टाइम अपना पैर सिंक में नहीं डालना, लोटा लेके अपने पैर धोना। मेरी अपनी मदर इस तरह गिर के फ्रैक्चर कर चुकी है, तो आप अंदाजा लगाएं, इट्स सो कॉमन। और ये नॉलेज ऑफ अवेयरनेस हमारे जीपी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइमरी केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, तो बेचारे लोगों के पास वो नॉलेज नहीं होती। लेकिन आपके थ्रू अब शायद हजारों लोग ये सुनेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है कि वजू के टाइम आपने कभी पैर को सिंक में नहीं डालना। ये मैं इंक्लूड करूंगा अपने आप को भी। उनके लिए ऐसा इंतजाम कर दें कि या तो शॉवर नीचे लगा दें या हाथ में रख दें या बर्तन रख दें कि उनको वो सिंक तक ना करना पड़े। कई पेशेंट अपने को चेक करने के लिए भी ये करते हैं, मैं ठीक हूं कि नहीं, मैं ठीक हूं कि नहीं ठीक, उन्हीं देर बंदा ठीक हो जाता। अच्छा, बहुत सा एक चीज है कि जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं इनके अंदर कुछ अताई लोग भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कान पकड़ के आपका मरोड़ते हैं और कहते हैं जी ये आपकी नस खुल गई है, और यहाँ से जैसे सितार बजाते हैं, एक कड़मू करके करते हैं। कायरोप्रैक्टर कहते हैं। ये ठीक होता है? हाँ, नहीं बिल्कुल, ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। एक फिजियोथेरेपी है जो मसल, एक है कायरोप्रैक्टर जो कि आपके फैसेट जॉइंट्स को रिलीज करता है, कड़ाके निकालना जिसको कहते हैं। अगर वो क्वालिफाइड है तो यस, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सारी दुनिया में नी रिप्लेसमेंट के बारे में ये है कि हाफ नी रिप्लेसमेंट भी कर दी जाती है, जबकि हमारे यहाँ कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट पूरा पूरा गोडा के अंदर जाओ। वो फीस का मामला होता है ना, अद्धे पैसे बांधे ने, पूरा पूरे बांधे ने। जिस तरह रिक्शे का एक टायर खराब हो जाए। कभी आपने देखा डॉक्टर साहब एक पंक्चर निकला हो, वो पंक्चर वाला हमेशा कहता है 4 है, तो इसी तरह आप डॉक्टर साहब भी करते हैं हमारे साथ। अच्छा देखिए, घुटने के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक बेसिक नॉलेज में समझाना, एक अंदर वाला कंपार्टमेंट, एक बाहर वाला, और एक नी कैप जो सामने लगा होता है। ऑलमोस्ट 1950 में ऑक्सफोर्ड के अंदर उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया था कि दुनिया में 30% लोग ऐसे हैं जिनका जोड़ का एक कंपार्टमेंट खराब होता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उस तरह की स्किल सेट थी नहीं, तो हम हर एक का घुटना बदल देते हैं, हर एक का पूरा घुटना। आपको खुशी होगी कि 2018 में ये टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में ले आए, जिसको कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जोड़ के आधे हिस्से पे कवर लगाना। अब उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक, यंगर पेशेंट हो अगर 45 साल का, तो वो क्यों पूरा घुटना बदले, इसलिए कि अगर मैं पार्शियल नी करूंगा तो उसका 20 साल घुटना सही रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि रिकवरी बहुत फास्ट है, 70% आपका अपना घुटना बॉडी में रहेगा, तो बायोमैकेनिकली आपको ऐसा लगता है कि मेरा नेचुरल घुटना है। तो बिल्कुल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं और मेरे साथ मेरे और कोलीग्स भी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो रोबोटिक सर्जरी है ये बड़ी दुनिया में बहुत तेजी से आगे निकल गई हुई है। वो पूरा सारा कुछ खोल के रख देना गाड़ी की तरह, अब उस तरह नहीं है, बड़ा स्मार्ट सर्जरीज आ गई हैं। तो पाकिस्तान में इस ऑर्थोपेडिक के हवाले कहाँ तक ले गए आप पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक तो किसी प्राइवेट सेक्टर ने रोबोट नहीं किया। हमारा बहुत इंटरेस्ट है अपने हॉस्पिटल के अंदर लाने के लिए, लेकिन रोबोट का बेनिफिट ये है कि एक तो जो आप सर्जरी कर रहे हैं उसकी प्रिसीजन बेहतर हो जाएगी, इसलिए कि एक इंसान अपने हाथों से ऑपरेट कर रहा है और एक रोबोट आपके लिए ऑपरेट कर रहा है। देयर इज अ बिग डिफरेंस, इसलिए कि रोबोट 1 मिलीमीटर तक जो है वो बैलेंस रखता है चीज़ों को, कंपेयरिंग टू ह्यूमन आइज। हम एरर कर सकते हैं, रोबोट एरर नहीं करेगा। और अब पिछले 8-10 साल के अंदर रोबोट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पड़ोसी मुल्क, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पास ऑलमोस्ट तकरीबन 500 से 600 रोबोट्स हैं। पाकिस्तान में शायद एक है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पाकिस्तान में ये भी प्रॉब्लम होती होगी कि बाद में सर्जरी कामयाब हो गई, उसके बाद जब फीस दे दी तो रोबोट का और डॉक्टर का आपस में फटा हो गया, यार की थी मैं, सारी फीस तू ले गए। रोबोट तो कहने के काबिल है ना कि जी 70% मेनू दे। हमारे यहाँ जिस तरह का मामला आते हैं उसके अंदर रोबोट से भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। वरना मेरे रोबोट ने कहा मैं चाय पी के मुड़ गया अभी ना। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं डॉक्टर साहब जिनका ना शोल्डर मतलब निकल जाता है, गिर जाता है, तो उसका क्या हल है? इसको कहते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। पाकिस्तान के अंदर आप हैरान हो जाएंगे सुन के अगर मैं ये बात बताऊं कि मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं जो कहते हैं मैं 10 साल से मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है कि मैं सो रहा हूं रात में,
मेरी शादी हुई थी, मैं सो रहा हूँ, मेरा शोल्डर निकल गया। तो इतना कॉमन है पाकिस्तान में इस चीज़ की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से बेचारा कंधा निकले के साथ वो हॉस्पिटल गया हुआ है उस दिन शादी की रात को। इसका इलाज इतना कॉमन है कि आप बगैर कंधा खोले लेजर सर्जरी से अंदर जाके 20 मिनट में इसको रिपेयर करते हैं, पेशेंट शाम में घर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्जरी पाकिस्तान में अवेलेबल है और हम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर्जरी के बाद बंदा इस काबिल होता है कि शोल्डर उतर गया और वो इतनी जल्दी हो गया, ठीक है। अब पाकिस्तान को आप अंडरमाइन कर रहे हैं किसी ना किसी तरह। हमारे पास ऐसे ऐसे ज़बरदस्त फनकार मौजूद हैं बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर इलाज के, डांस करते हुए उनका कंधा उतर गया और उन्होंने डांस जारी रखा। नहीं यकीन आता आपको? जरा विकी भाई। नहीं, वो एक आइटम था, फालज हो गया बंदे को ना, उसका बाजू ऐसे, अब वो डांस करते हुए पता नहीं चलने देता कि ये मेरा बाजू खराब है, ठीक है। वो डांस ऐसे करता है, वो कहता है मेरे दिल दे आलने आ बैठा दिलदार। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक और भी इनोवेशन दी है कि आपने नी ऑर्थोस्कोपी में पानी को रिप्लेस करके कार्बन डाइऑक्साइड आपने इंट्रोड्यूस करवाया है। जी। पानी सस्ता है, कार्बन डाइऑक्साइड महंगी है। नहीं, इंटरेस्टिंगली पानी महंगा है, कार्बन डाइऑक्साइड सस्ती है, इसलिए कि CO2 का जो सिलेंडर है जिसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ती है सेलाइन से। उसके पीछे पर्पस ये था कि पूरी दुनिया के अंदर शॉर्टेज होती जा रही है पानी की, सेलाइन की, और अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अचानक फर्ज करें ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो आपके पास बैकअप में क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो इंटरेस्टिंग, मुझे चूंकि लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक है, तो 1980s के अंदर पेपर पब्लिश हुए थे कि लोगों ने इस पे काम किया था। तो वी देन स्टार्टेड अ ट्रायल और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पब्लिश की दुनिया की पहली टेक्निक जिसके अंदर नी आर्थ्रोस्कोपी करके ACL रिकंस्ट्रक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसको फिर हमने पब्लिश किया दुनिया के बेस्ट जर्नल में, और अब हम उसकी 100 पेशेंट्स की सीरीज भी पब्लिश करने जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हर दूसरे घर में एक मसला है ऑर्थराइटिस का, खवातीन में खास करके। अगर ये हो जाए तो क्या किया जाए, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज करनी है और अपनी वेट लॉस पे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब ओवर वेट आपको इसकी तरफ ज़्यादा लेके जाता है। सेकंड ये कि अगर आपको आर्थराइटिस शुरू हो गया तो बनिस्बत ये कि आप डिले करें, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो आपको, अब हमारे पास माशाल्लाह इतनी इनोवेशंस आ चुकी हैं कि अगर आपको अर्ली स्टेज आर्थराइटिस है तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हम फिजियोथेरेपी, वेट लॉस, बायोलॉजिकल इंजेक्शन जिसके अंदर स्टेम सेल होते हैं उससे, और जेल के इंजेक्शन से हम पेशेंट को 5-5, 6-6 साल उनको डिले कर देते हैं प्रोसेस को। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको आर्थराइटिस शुरू हो गया और 5 साल तक आप तकलीफ में हैं, दवाइयाँ खा खा के आपने अपना मैदा, जिगर, लिवर ख़राब कर लिया है और उसके बाद आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं। तो बेहतर है कि आप अच्छे स्पेशलिस्ट को जाके शुरू में दिखा दें। तो डॉक्टर साहब, ये जो विटामिन डी है ये डेली लेनी चाहिए या 15 दिन वाली वो जो ज़्यादा यूनिट्स अगेन वाली? डिपेंड करता है, आपको ब्लड टेस्ट करानी चाहिए जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता सा होता है। विटामिन डी का ऑप्टिमल लेवल 35 से लेके 45 तक होना चाहिए। तो अगर आपका विटामिन डी लेवल उससे कम है, जो कि टेस्ट में नजर आ जाता है, तो आपने विटामिन्स की मल्टीपल मेडिसिन आती हैं जो आप ले सकते हैं। जरा बताया, डोंट वांट टू प्रमोट एनी मेडिसिन, लेकिन ये कि बहुत अवेलेबल है मार्केट में। और कैल्शियम के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत जरूरी है, तो उसका भी बता हाँ, देखिए ना, हर चीज की ज्यादती भी नुकसानदेह। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरडोज कर लेंगे विटामिन डी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इसी तरह कैल्शियम। तो जो भी आपने मेडिसिन लेनी है, जो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि हम जाते हैं फार्मेसी के पास एंटीबायोटिक ले लेते हैं, फार्मेसी के पास जाते हैं दवाइयाँ, ये आपने प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट के बाद लेना है कि पहले अपना टेस्ट करवा लें। अगर टेस्ट में कमी आई है तो लें, वरना हो सकता है कोई और रीजन हो आपकी दर्द का। इसलिए कि एक और चीज होती है जो बड़ी कॉमन है यंग फीमेल और मेल में, उसको कहते हैं फाइब्रोमायल्जिया, मसल पेन, जिसका कोई अननोन ओरिजिन है, आज तक पता नहीं चल सका। और ये यंग लड़कियां ज्यादातर आके बोलती हैं मेरे टांगों में दर्द होता है, मेरी गर्दन में दर्द होता है, मेरे हाथों में दर्द होता है। घरों में अक्सर ऐसे ही होता है कि बंदा अपनी बीवी को कह देना लेटे हुए, यार जरा मेरे लिए चाय बना दो, मेरे दाएं घुटने में दर्द हो रही है। वो कहती है ले आप बना लो मेरे दो माचे। चले एक बात का तो इतराफ कर लिया ना कि बीवी से चाय बनवाने के लिए इसको ये कहना पड़ता है कि आज मैंने नहीं बनानी, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। क्या कॉन्फिडेंस।